हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सिविल प्रक्रिया संहिता के घटना चक्र पर आधारित अतिरिक्तांक को प्रारंभ करेंगे। सीपीसी विभिन्न राज्यों में ली जाने वाली न्यायिक सेवा परीक्षाओं के साथ साथ लॉ ऑफिसर जो कि बैंक में भर्ती होते हैं, एचजेएस हायर जुडिशियल सर्विस, पीसीएस एग्जाम, जेएलओ अर्थात जूनियर लीगल ऑफिसर, चीफ लॉ असिस्टेंट तथा अन्य विधि से संबंधित परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। सो फ्रेंड्स, आप अगर हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सीपीसी ये कुछ इस प्रकार से पुस्तक है। इस पुस्तक को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, इसकी विषय सूची, जिसमें कि प्रारंभ इसका कुछ इस प्रकार है कि संहिता का विस्तार, क्षेत्र, परिभाषाएं, न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के वाद, साधारण वादों के संबंध में, वादों को संस्थित किया जाना, समन, सुनवाई के दौरान वादों की प्रक्रिया, निर्णय एवं डिक्री, ब्याज तथा खर्चे, पक्षकारों की मृत्यु, विवाह या दिवाला होने के संबंध में, वादों का प्रत्याहरण एवं समायोजन, कमीशन, विशिष्ट मामलों में वाद, विशेष कार्रवाइयां, अनुपूरक कार्रवाइयां, अपील, निर्देश, पुनर्वालोकन तथा पुनरीक्षण, नियम, प्रकीर्ण तथा निष्पादन। इसके आमुख में दिया हुआ है कि सिविल प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा का एक विषय है। देखिए, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा के साथ साथ ये अन्य राज्यों में भी सब्जेक्ट रहता है। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में रहता है ज्यादातर। यह श्रृंखला उन्हीं परीक्षाओं की को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं। एक है लॉ स्टडी नाम से और दूसरा है लॉ स्टडी एजुकेशन नाम से। ये दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लें। लॉ स्टडी ऑफिशियल चैनल है जिस पर के वीडियो के संबंध में सूचना दी जाती है, तथा लॉ स्टडी एजुकेशन आप विद्यार्थियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया टेलीग्राम चैनल है, जिस पर के आप अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं संहिता का विस्तार। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा चार्ल्स वुड के निर्देश पर दीवानी मामलों के निस्तारण हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 पारित की गई थी। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो सीपीसी है ये चार्ल्स वुड के निर्देश पर दीवानी मामलों के निस्तारण हेतु, ऐसे मामले जो कि दीवानी प्रकृति के थे, उनको सुलझाए जाने के संबंध में, उनको फाइनल डिसीजन किए जाने के संबंध में निस्तारण हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 पारित की गई थी। सबसे पहले 1859 की सिविल प्रक्रिया संहिता के पश्चात पुनः वर्ष 1877, 1882 एवं 1908 में संशोधित रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता को पारित किया गया। इसके बाद में 1877 में, 1882 में, 1908 में इसे संशोधित रूप में पुनः पारित किया गया, अर्थात इसमें संशोधन किए गए। वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1 जनवरी 1909 से प्रवर्तित है। देखिए, यहाँ ये प्रश्न बनता है कि जो हमारी संहिता है सीपीसी 1908, ये कब से प्रवर्तन में है? तो इसके जो प्रवर्तन की तिथि है ये 1 जनवरी 1909 है। 1 जनवरी 1909 से ये प्रवर्तित है। जो भी विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं वो अपने नोट्स भी इसी आधार पर बना सकते हैं। और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य एवं जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर है। इस संहिता का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य एवं जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां ये सीपीसी अब लागू हो गई है। कुल 106 अधिनियम हैं जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किए गए हैं। इसके संबंध में 9 अगस्त 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप वहां से भी उस जानकारी को, पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम यहाँ इसी संदर्भ में इसको पढ़ते हैं कि अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर है, किंतु संहिता के उपबंधों को या उनमें से किसी भी उपबंधों को
संहिता में जो उपबंध दिए गए हैं उनको, सभी को, या उनमें से किसी को, सभी उपबंधों को या किन्हीं उपबंधों को संपूर्ण नागालैंड या ऐसे जनजाति क्षेत्रों में, संपूर्ण नागालैंड में या ऐसे जनजाति क्षेत्रों में, उनमें से किसी क्षेत्र को लागू करने के लिए, किसी क्षेत्र में लागू कर, या तो संपूर्ण नागालैंड में या ऐसे जनजाति क्षेत्रों में या उनमें से किसी भी क्षेत्रों में लागू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा, संबंधित राज्य सरकारें इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करके इस संहिता के उपबंधों को लागू कर सकते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में कर सकते हैं, संपूर्ण संहिता को लागू कर सकते हैं या संहिता के कुछ उपबंधों को लागू कर सकते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा पहले अधिसूचना जारी की जाएगी। संहिता को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। प्रश्न यहाँ बनता है कि संहिता किस अनुसूची का विषय है। तो संहिता को ये सूची समवर्ती सूची में रखा गया है। 3 प्रकार की जो अनुसूचियां हैं वो संविधान में दी हुई हैं। जो 7वीं अनुसूची है, संविधान की 7वीं अनुसूची को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का तात्पर्य होता है कि जिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों ही चेंजेस कर सकते हैं, उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। संबंधित राज्य सरकारें इसमें अपने क्षेत्र के लिए आवश्यक रूप से संशोधन कर सकती हैं, जैसा कि वो उचित समझें। सिविल प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रिया विधि है। ये जो विधि है ये एक प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉ का तात्पर्य होता है कि ऐसी विधि जिसमें कि प्रक्रिया के संबंध में बताया जाता है, अर्थात किसी मामले को किस तरह से चालू किया जाएगा, जारी रखा जाएगा, उसके संबंध में क्या कार्रवाई किस किस स्टेप में कैसे कैसे होगी, इस सभी के संबंध में प्रक्रिया विधि प्रावधान करती है। तो ये एक जिस तरह से सीआरपीसी भी प्रक्रिया विधि है जो कि दांडिक प्रकरण में कार्रवाई के संबंध में प्रावधान करती है, ठीक उसी प्रकार से सिविल मामलों से संबंधित प्रक्रिया के लिए सीपीसी है, जो कि दीवानी मामलों के निस्तारण में न्यायालयों के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। तो दीवानी मामलों में या दीवानी मामलों का जो निस्तारण किया जाता है तो उसके संबंध में न्यायालय किस तरह से प्रक्रिया को अपनाएगा, ये इससे संबंधित है। सीपीसी प्रक्रिया विधि वह विधि होती है जो कि सारभूत विधि के द्वारा निश्चित अधिकारों एवं दायित्वों से उत्पन्न विवादों को निस्तारण हेतु न्यायालय के लिए प्रक्रिया भेद करती है। देखिए, एक व्यक्ति जब किसी के अधिकार का हनन करता है तब ऐसे मामलों को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है और उन विवादों के सुलझाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे कि यहाँ सीपीसी के लिए प्रक्रिया विधि यूज किया गया है। तो जो कि सारभूत विधि के द्वारा निश्चित अधिकारों एवं दायित्वों से उत्पन्न विवादों के तो इस तरह से जो विवाद उत्पन्न होंगे उनका निस्तारण किया जाएगा हेतु न्यायालय के लिए प्रक्रिया भेद करती है। तो अधिकारों और दायित्वों के निस्तारण के लिए या उसके संबंध में उस प्रक्रिया को पूरा किए जाने के लिए या व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों को प्रवर्तित कराए जाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है न्यायालय के द्वारा, इस तरह की विधि ये प्रक्रिया विधि के अंतर्गत आती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 किसी भी विशेष या स्थानीय विधि को प्रभावित नहीं करती है। ये जो सीपीसी है ये किसी विशेष या स्थानीय विधि को प्रभावित नहीं करती है, अर्थात कोई भी लोकल लॉ जो है उसको ये प्रभावित नहीं करेगी। अगर किसी क्षेत्र में अपनी कोई अलग विधि है तो उस पर यह प्रभावकारी नहीं है, प्रभावित नहीं करती है। आगे इसकी विषय वस्तु। सिविल प्रक्रिया संहिता 2 भागों में विभाजित है, कुल 2 भागों में विभाजित है सीपीसी। प्रथम भाग में कुल 158 धाराएं, जो पहला पार्ट है उसमें कुल 158 सेक्शन है। प्रश्न पूछा जाता है कि सीपीसी में कुल कितने सेक्शन है, तो 158 सेक्शन है। जबकि दूसरा भाग अनुसूचियों से संबंधित है। दूसरे भाग में अनुसूचियां हैं जिसमें कि कुल 51 आदेश हैं। ऑर्डर्स की संख्या जो है वो 51 है तथा उनसे संबंधित नियम दिए गए हैं। इन ऑर्डर के साथ साथ इसमें नियम भी दिए गए हैं। आप सीपीसी उठाइए, बेयर एक्ट या बुक जो भी आपके पास है, तो आप 158 धाराओं के बाद फिर ऑर्डर 1, 2, 3 इस तरह से प्रारंभ होते हैं और उन ऑर्डर 1 के साथ में फिर कुछ क्रमांक नीचे दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। तो जो क्रमांक उसमें दिए हुए हैं वो इनके रूल हैं।
तो आदेश 1 नियम 3, आदेश 1 नियम 2, आदेश 10 नियम 4, इस तरह से उसके साथ रूल्स लगे हुए हैं। तो आदेश के साथ साथ ये नियमों का भी प्रावधान करते हैं। संहिता की धाराएं पक्षकारों के सारभूत अधिकारों एवं क्षेत्राधिकारों का सृजन करती हैं। संहिता में जो 158 धाराएं हैं, ये पक्षकारों के सारभूत अधिकारों और क्षेत्राधिकार, उस व्यक्ति के अधिकार तथा उसके क्षेत्राधिकार या पक्षकार जो भी मामले को लेकर के आते हैं, उनके अधिकारों एवं क्षेत्राधिकारों के संबंध में बताती हैं। जबकि आदेश एवं नियमों में न्यायालय में संचालित प्रक्रिया का उपबंध है। जो ऑर्डर और जो रूल दिए हुए हैं, उसमें न्यायालय उन व्यक्तियों के अधिकार और क्षेत्राधिकारों के संबंध में प्रक्रिया को किस तरह से प्रारंभ करेगा, किस तरह जारी रखेगा, किस किस को बुलाएगा, किस किस के बयान लेगा, इस संबंध में पूरी जो प्रक्रिया है वो आदेश और उनके नियमों में समाहित है। अर्थात जो ऑर्डर 51 जो ऑर्डर हैं, वो पूरे के पूरे उस प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान करते हैं कि प्रक्रिया को किस तरह से चलाया जाएगा। जैसे कि ऑर्डर 1 वाद के पक्षकारों के संबंध में बताता है। ऑर्डर 2 वाद की रचना के संबंध में बताता है। सबसे पहले आप वाद के पक्षकार को डिसाइड करेंगे कि कौन कौन वाद में पक्षकार बनेगा। उसके बाद आप वाद की रचना करेंगे कि वाद में क्या क्या हमें बातें रखनी है। इसके बाद आप ऑर्डर 3 पे आ जाइए, तो ऑर्डर 3 में आप फिर किसी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या प्लीडर को देखेंगे। उसके बाद ऑर्डर 4 पे आएंगे, तो ऑर्डर 4 उस बात को कहाँ संस्थित किया जाएगा ये देखा जाएगा। बात को संस्थित किए जाने के बाद में फिर समन की कार्रवाई चालू होगी। तो इस तरह से इन आदेशों में पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। जबकि आदेशों एवं नियमों में न्यायालय में संचालित प्रक्रिया का उपबंध है। संहिता में विहित धाराओं में संशोधन की शक्ति। संहिता में जो धाराएं दी हुई हैं, जो 158 सेक्शन दिए हुए हैं, इनमें संशोधन करने की शक्ति संसद एवं राज्य के विधानमंडल के पास है। देखिए, समवर्ती जो सूची में इसको रखा गया है, उसका सीधा सीधा यहाँ तात्पर्य निकल के आ रहा है कि संसद एवं राज्यों के विधानमंडल, संसद भी इसमें चेंज कर सकती है और राज्यों के विधानमंडल भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो राज्यों के विधानमंडल द्वारा जो चेंज किया जाएगा वो पर्टिकुलर उस राज्य की सीमा के अंदर ही रहेगा, और संसद द्वारा जो चेंजेस किए जाते हैं वो संपूर्ण भारत पर लागू रहते हैं। तो इस तरह से राज्यों के विधानमंडल को प्राप्त है। जबकि आदेश में संशोधन या परिवर्तन की शक्ति संसद व राज्य विधानमंडलों के अतिरिक्त जो ऑर्डर दिए हुए हैं पीछे 51, उनमें जो संशोधन करने की शक्ति है वो संसद के पास भी है, राज्यों के विधानमंडल के पास भी है, और उसके साथ साथ राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज बात इसमें आई है कि राज्यों के उच्च न्यायालय किसमें संशोधन कर सकते हैं, सेक्शंस में कर सकते हैं, ऑर्डर्स में कर सकते हैं। तो राज्यों के विधानमंडल आदेशों में संशोधन कर सकते हैं। आदेश के अंदर जो नियम दिए हुए हैं उनमें सीधा सीधा संशोधन उच्च न्यायालयों के द्वारा किया जा सकता है। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 चूंकि प्रक्रिया विधि है, अतः यह तत्समय लंबित या भविष्य की कार्यवाहियों पर लागू होती है। उस समय चल रही जो प्रक्रिया है, जो मामले चल रहे हैं उन पर, तथा भविष्य की कार्यवाहियों पर, भविष्य में आने वाले मामले जो भी सिविल से संबंधित मामले आएंगे उन पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान लागू रहेंगे। इस प्रकार से यह संहिता भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है। ये संहिता भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है। भूतलक्षी प्रभाव का तात्पर्य होता है कि अगर मान लीजिए आज कोई नियम बना है और उससे 1 वर्ष पहले कोई अपराध या कोई मामला था, और उसको लेकर के, उस अपराध या मामले को लेकर के यदि आज 1 वर्ष बाद कोई नियम बनाया जाता है, तो वह नियम उस पूर्व के अपराध पर लागू नहीं रहेगा। या उसके संबंध में कोई कानून बनाया जाता है, या उसकी सजा के संबंध में कोई कानून बनाया जाता है, तो वो उस पर लागू नहीं रहेगा। इसलिए इसे भूतलक्षी और भविष्यलक्षी प्रभाव कहा जाता है। तो भूतलक्षी प्रभाव अर्थात पहले से लागू रहना, और भविष्यलक्षी प्रभाव अर्थात बाद के लिए लागू रहना। तो भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सर्वांगीण भी नहीं है, अर्थात सीपीसी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, किंतु उन विषयों पर सर्वांगीण है। किंतु ऐसे सब्जेक्ट पर यह संपूर्ण है जिनके संबंध में संहिता में उपबंध किए गए। इस संहिता में जिन के संबंध में जिन प्रावधानों को लेकर के ये संहिता बात करती है, उन सभी प्रावधानों पर यह संहिता संपूर्ण है। देखिए, जो 158 सेक्शंस हमें इन सीपीसी में दिए हुए हैं उनको लेकर के तो ये पूर्ण है,
लेकिन अगर संपूर्ण वाली बात करें कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता अपने में संपूर्ण है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के की जो प्रोसेस इसमें चलाई जाती है, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे मामले हैं जिनके संबंध में अन्य अधिनियम भी सिविल मैटर से संबंधित बने हुए हैं और उनकी जो प्रोसीडिंग है वो भी इसी के अनुसार चलाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सीपीसी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, किंतु उन विषयों पर संपूर्ण है जिनके संबंध में संहिता में उपबंध किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के पार्ट को देखेंगे। सो प्लीज आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।